हेलो बच्चों, बताइए क्या आप जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हम श्वसन से प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखें कि श्वसन क्या है। प्रत्येक जीव के शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संचित रहती है और जब आवश्यकता पड़ती है तो इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हम देखें श्वसन क्या है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जीवों के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने जाना कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा को हम विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाते हैं। आइए हम इसे एक समीकरण से समझते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक अणु है। इस ग्लूकोज के अणु का जब ऑक्सीकरण होगा तो 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन के अणु इसके साथ क्रिया करते हैं और इस ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, लगभग 673 के कैल्स या इतने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन की ये जो क्रिया है यह जीव की कोशिकाओं के अंदर हो रही है और इस ऑक्सीकरण में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और ये एटीपी के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 38 ADP। ये जो ADP है ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज के एक अणु से जब 6 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं और ऑक्सीकरण की जब क्रिया होती है तो उस समय 38 ADP और 38 इनऑर्गेनिक फास्फेट ये इसके साथ क्रिया करते हैं और ये ADP जो है वो इन 38 इनऑर्गेनिक फास्फेट को लेकर ATP में बदल जाता है। इसलिए हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। आपको समझ में आया होगा, और लिख देते हैं 38 ATP। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण से CO2, H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसको हमने ATP के भी रूप में भी देख लिया कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP के अणु बनते हैं। और ये ATP के अणु कैसे बनते हैं? जो 38 ADP के अणु हैं उनका इनऑर्गेनिक फास्फेट के द्वारा ऑक्सीकरण होकर 38 ATP के अणु बन रहे हैं। अब हम देखें कि जिस तरह से सजीवों के अंदर ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है इसी तरह ऑक्सीकरण की क्रिया हमारे आसपास पदार्थों में या निर्जीवों में भी होती है, पर उस क्रिया को हम श्वसन नहीं कहते। तो
श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जीव के शरीर के अंदर हो रही है, जबकि बाह्य वातावरण में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम दहन के नाम से जानते हैं। तो श्वसन और दहन में कुछ अंतर है, जैसे कि श्वसन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो रही है, जबकि दहन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है। श्वसन में ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न होती है और एटीपी के रूप में संचित होती रहती है, जबकि दहन में ऊर्जा एक साथ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है और प्रकाश और ताप के रूप में होती है। तो अक्सर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन और दहन में अंतर बताइए। तो आइए हम देखते हैं श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो हम देखेंगे कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो यहाँ हम लिख लें श्वसन या रेस्पिरेशन, और इस तरफ हमने लिखा दहन। अभी मैंने आपको बताया था कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दहन यह एक भौतिक क्रिया है। श्वसन की क्रिया कहाँ हो रही है? यह जीव की कोशिका के अंदर होती है, जबकि दहन की क्रिया कहाँ हो रही है? यह क्रिया बाह्य वातावरण में होती है। श्वसन की क्रिया में एंजाइम और उत्प्रेरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्रिया में हम देखेंगे श्वसन की क्रिया में एंजाइम तथा उत्प्रेरक आवश्यक हैं, जबकि दहन की क्रिया में एंजाइम और उत्प्रेरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंजाइम तथा उत्प्रेरक आवश्यक नहीं है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो हम यहाँ देखें कि ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। जबकि दहन में ऊर्जा का कहीं पर भी संचय नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख दें कि ऊर्जा का संचय नहीं होता है। और भी कुछ पॉइंट हैं, तो आगे हम देखते हैं कि श्वसन और दहन में और क्या अंतर है। तो श्वसन की क्रिया जो है वह नियंत्रित होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। 5वां पॉइंट है श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है, या श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है, या हमने लिख दिया श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है। और दहन यह अनियंत्रित क्रिया है, यह नियंत्रित नहीं होती है, और इसलिए हम लिख सकते हैं यह अनियंत्रित है या यह नियंत्रित नहीं होती। फिर हम और पॉइंट देखें। दहन यानी जैसे आप देखते हैं लकड़ी का जलना, कागज का जलना, इस तरह की कोई भी क्रियाएं जो हमारे आसपास हो रही हैं वो दहन के अंतर्गत आती हैं। और श्वसन की क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है। अब श्वसन की जो क्रिया है यह शरीर के ताप पर संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? यह क्रिया शरीर के ताप पर संपन्न हो रही है, जबकि दहन की क्रिया जो है यह उच्च ताप पर संपन्न होती है।
तो इस तरह से हमने जाना कि श्वसन और दहन, एक तरह से तो हम देखें कि श्वसन और दहन दोनों ही ऑक्सीकरण की क्रिया हैं, पर दोनों क्रियाओं में अंतर है, क्योंकि श्वसन की क्रिया कहाँ हो रही थी? कोशिका के अंदर, और इसमें जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। जबकि दहन की क्रिया कहाँ हो रही है? वातावरण में, जैसे कागज का जलना, लकड़ी का जलना आदि, और इस क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहीं पर भी संचित नहीं होती है। तो इस तरह से हमने श्वसन और दहन में अंतर देखा। अब इस पाठ में से एक प्रश्न और कई बार आता है, संतुलन बिंदु क्या है? तो आइए हम जाने कि संतुलन बिंदु क्या है। पौधे श्वसन की क्रिया भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। तो संतुलन बिंदु हमको पढ़ना है, संतुलन बिंदु, इसको हम कंपेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या है ये संतुलन बिंदु? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पौधों में श्वसन की क्रिया भी होती है और प्रकाश संश्लेषण भी होता है। आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के भोज्य पदार्थ बनाते हैं, और श्वसन की क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे से थोड़ी भिन्न क्रियाएं हैं, पर यहाँ पर हमको उन दोनों क्रियाओं को देखना है। संतुलन बिंदु या कंपेंसेशन पॉइंट, सूर्योदय और संध्या के समय जब प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होती है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो उनको CO2 आवश्यक होती है वो श्वसन में निकली हुई CO2 का उपयोग करने लगते हैं। यानी हम इसको इस तरह से समझें कि पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। श्वसन की क्रिया में पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अर्थात पौधे CO2 भी ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, और CO2 भी छोड़ते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो संतुलन बिंदु किसको कहते हैं? सूर्योदय और संध्या के समय या प्रातः काल और संध्या के समय जब प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है तो उस समय पौधे श्वसन में निकली हुई श्वसन में निकली हुई CO2 का उपयोग ही प्रकाश संश्लेषण में करने लगते हैं और बाहर से CO2 नहीं लेते, और इसी तरह श्वसन के लिए भी बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेते, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। इसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं क्या है संतुलन बिंदु। तो आप नोट कर लें, प्रातः काल तथा संध्या के समय, इन दोनों समय क्या होता है? अब भी बताया था, प्रातः काल और संध्या के समय प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होती है। क्या होता है? प्रातः काल और संध्या के समय प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होती है, तो उस समय पौधे बाहर से CO2 ग्रहण नहीं करते। अब वो बाहर से CO2 ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाहर से CO2 ग्रहण नहीं करते क्योंकि श्वसन में निकली CO2 ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है।
तो इस तरह से पौधों ने क्या किया, प्रातः काल और संध्या के समय प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होती है और पौधों को बाहर से CO2 ग्रहण नहीं करना पड़ता। उस समय वो श्वसन में निकली हुई CO2 ही प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में निकली O2 ही श्वसन में ले लेते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब पौधों को ना तो बाहर से CO2 लेना पड़ता है और ना ही ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिल जाती है, प्रकाश संश्लेषण में निकली O2 का भी उपयोग कर लेते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे ही संतुलन बिंदु कहते हैं। संतुलन बिंदु यानी बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ रहा है, ना O2 लेनी पड़ रही है और ना CO2। तो ये क्या कहलाता है, संतुलन बिंदु। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सूर्योदय और संध्या के समय प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है। उस समय पौधे ना तो बाहर से CO2 ग्रहण करते हैं क्योंकि वो CO2 उनको कहाँ से मिल जाती है, श्वसन में निकली हुई CO2 मिल जाती है, और प्रकाश संश्लेषण में जो O2 निकलती है उसका भी वो उपयोग कर लेते हैं और इसे ही हम संतुलन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि संतुलन बिंदु क्या है। अब हम बात करते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन, और अगर श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो वो कहलाएगा अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन की क्रिया में ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होती है और अनाक्सी श्वसन में उसकी तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आक्सी श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है या भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो कभी कभी इनकी परिभाषा भी आती है और कभी कभी इनमें अंतर भी पूछा जाता है। तो आइए हम आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर देखते हैं। तो हम देखें आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। जैसा नाम से पता चल रहा है, आक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो दोनों में पहला एक अंतर है, आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। फिर आक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या है, आक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है और अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। अगर हम इसका समीकरण लिख लें तो हम इसके और अंतर भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो जैसा मैंने इसके पहले बताया था, ऑक्सीकरण में हम देखें C6H12
O6, ये ग्लूकोज का एक अणु है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो 6O2 की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O यानी पानी के 6 अणु बने और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बने प्लस 673 केल यानी किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब हम अनाक्षी श्वसन देखें तो आक्षी श्वसन में तो ऑक्सीजन आवश्यक है, लेकिन अनाक्षी श्वसन कैसी है, ऑक्सीजन के बिना होती है। तो अब हम इसमें देखें अनाक्षी श्वसन के लिए C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का एक अणु है। अब इसका ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल 2C2H5OH। इस तरह से एथिल 2C2H5OH इस तरह से एथिल एल्कोहल के 2 अणु बनते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा कितनी मात्रा में उत्पन्न हो रही है, 2CO2 प्लस यहाँ ऊर्जा केवल 21 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है, 21 किलो कैलोरी। तो इस तरह से हमने ये जो दोनों समीकरण देखे, इसमें हम ध्यान से देखें कि पहले समीकरण में हम देख रहे हैं ऑक्सी श्वसन के समय जब ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है, अर्थात ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। हमने लिखा था कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपने देखा इस समीकरण में कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के बाद 6CO2 और 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु बने, पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। जबकि इसमें आपने देखा यहाँ पर भी ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एथिल एल्कोहल के 2 अणु बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनी। तो इस तरह से हम इस समीकरण के द्वारा और भी कई अंतर देख सकते हैं। तो अगला अंतर, ये हमने 3 अंतर यहाँ लिख दिए। अब चौथा अंतर यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सी श्वसन के अंत में CO2 और पानी बनता है। तो यहाँ हम लिख दें चौथा पॉइंट कि ऑक्सी श्वसन के अंत में CO2 तथा पानी बनता है। अब यहाँ क्या हुआ, इस क्रिया के अंत में, ये जो अनाक्षी श्वसन है, इस क्रिया के अंत में क्या बन रहा है, CO2 तो बन रही है, परंतु ग्लूकोज का या किसी भी भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इस कारण से कोई भी एल्कोहल या अम्ल बनते हैं। जैसे यहाँ पर एथिल एल्कोहल बना तो हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल। यहाँ एथिल एल्कोहल और CO2 बनते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट होगा, एक बार हम जल्दी जल्दी देख लें। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और हमने यहाँ दोनों समीकरण लिखकर देखे तो हम इस समीकरण से भी देख लें कि ऑक्सी श्वसन के अंत में CO2 और पानी बन रहा है, जबकि अनाक्षी श्वसन में अंत में CO2 और एथिल एल्कोहल बन रहा है। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं, हम ऊर्जा की तुलना करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि किस श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई। जबकि अनाक्षी श्वसन में, यहीं हम लिखेंगे ग्लूकोज के एक अणु से केवल 21 किलो कैलोरी, 21 कैल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये ऊर्जा के मामले में भी दोनों में अंतर है। अगर हम ATP के अणुओं की बात करें तो ऑक्सी श्वसन में कितने ATP के अणुओं का फायदा होता है, 38 ATP के। ऑक्सी श्वसन में 38 ATP के अणु बनते हैं। ATP यानी एडिनोसिन
ट्राईफॉस्फेट। तो कितने एटीपी के अणु बन रहे हैं? 38 एटीपी के अणु बन रहे हैं। जबकि यहाँ जब अनाक्सी ऑक्सीकरण होता है तो इस अनाक्सी ऑक्सीकरण में ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अंतर देख लिए ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में। तो आप एक पॉइंट और हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है वो अधिकांश जीवों में होती है और अनाक्सी श्वसन की क्रिया उसकी तुलना में कम जीवों में होती है। तो हम यहाँ देखें अगला पॉइंट कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया अधिकांश जीवों में होती है। ज़्यादातर जीव जो हैं वो ऑक्सी श्वसन ही करते हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया जो है वह कम जीवों में होती है। तो यह क्रिया कम जीवों में, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब कम जीवों में कैसे होगी? जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हैं या कोई आंतरिक परजीवी हैं, एस्केरिस आदि, तो उन जीवों को जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, ईस्ट हैं, तो वो ही अनाक्सी श्वसन करते हैं। तो यह क्रिया कम जीवों में होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन की क्रिया अधिकांश जीवों में होती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया 2 जगह पर पूरी होती है। वो कौन सी 2 जगह हैं? एक तो है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सी श्वसन की क्रिया हमेशा 2 कोशिकांगों में पूरी होगी। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इन 2 कोशिकांग में ऑक्सी श्वसन की क्रिया पूरी होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया यह केवल कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। यह क्रिया कहाँ पर पूरी हो रही है? केवल कोशिका द्रव्य में होती है। तो इस तरह से आपको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया कि श्वसन क्या है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है तथा श्वसन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। जैसा आपने देखा, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रत्येक जीव को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति इस तरह से श्वसन के द्वारा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से पूर्ण होती है।